Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes at BD गुरुकुल। आप सभी बच्चों का BD गुरुकुल में स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन के आधारित पर एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से 12 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिए। उसी एमसीक्यू सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 से हमने स्टार्ट किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन अब आप सभी बच्चे जानते हो, जो हाफ ईयरली जो होगा पेपर या मिड टर्म पेपर जो होगा वो एमसीक्यू होगा 40 मार्क्स के, और सभी बच्चे कंसेप्ट के हिसाब से क्लियर हो जाते हैं। लॉन्ग आंसर लिखने की आदत भी डाल लेते हैं, लेकिन जब एमसीक्यू क्वेश्चन का सवाल आता है सभी बच्चे घबराने लगते हैं। घबराने का मुख्य कारण है, एक तो टाइम बाउंड, टाइम प्रैक्टिस होना चाहिए कि इतने टाइम में मुझे इतना खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कठिन होता है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन टाइम बाउंड होने के कारण टाइम हमारे पास कम होता है और उसी पीरियड में हमें सभी क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आज हम आपके इसी प्रोसेस में लेक्चर 2 क्वेश्चन नंबर 13 हमने एक सीरीज से क्वेश्चन बनाए हैं, जिस क्वेश्चन का हम आंसर तो बता ही रहे हैं, साथ साथ आंसर निकालते कैसे हैं, एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, ये भी हम बता रहे हैं। मुझे विश्वास है यदि आप सभी बच्चे इसे फॉलो करोगे तो आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज हम इसी का सेकंड लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे हैं। अब आप यहां देख रहे हो अ पॉलिथीन पीस, क्वेश्चन नंबर, आपके कर्सर देखा करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल, एक पॉलिथीन के पीस को हमने रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 6 into 10 power minus 7 coulomb. The number of electrons transferred to polythene from wool, कहता है वूल से कितना इलेक्ट्रॉन्स पॉलीथीन पर ट्रांसफर हुआ ये हमें बताना है। अब देखो बेटा, कई बच्चे कहते हैं बेटा ये आंसर हम ऐसे लगा देंगे। आंसर ऐसे लगाने से नहीं होता है, इसके लिए हमें प्रोसेस करना पड़ता है, बना के दिखाना पड़ता है। अब ये जब तक हम बना के नहीं दिखाएंगे तब तक आपके समझ में ये नहीं आएगा। अब इसी के बनाने के दो तरीके हैं। पहला तो आपके देख लो, सबसे सिंपल मेथड्स है। आप शुरू में भी, मैंने लेक्चर में भी, क्लास में भी बताया था आपको, Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला यूज करके हम 1 कूलम चार्ज कितने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। आप इस पॉइंट को याद रखो, सिंपल, सबसे शॉर्टकट। जैसे देख लो 1 कूलम चार्ज इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज हुआ है, 6 into 10 पावर माइनस 7 चार्ज से कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6 into 10 पावर माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 37.50 into 10 पावर 11। जनरली हम साइंटिफिक मेथड में नोटेशन में नंबर लिखते हैं, 1 डिजिट के बाद डिसिमल डालते हैं। जैसे हम डिसिमल को राइट से लेफ्ट गए तो 10 का पावर 1 बढ़ गया, 1 डिजिट हम ले गए हैं तो 1 पावर बढ़ गया, तो 3.750 into 10 पावर 12 हुआ। हैंस अब आप आंसर देखते हो, इस लास्ट के जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 3.7। अब आप आंसर देखो, डी इज करेक्ट, हैंस डी इज करेक्ट। अब आप जब घर पर इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो तब ये जाके आप पेपर में फटाफट आंसर दे सकते हो। हाँ, इसी का बनाने का दूसरा मेथड भी है, जैसे आप Q इक्वल टू एन करके बनाते, लेकिन उतना टाइम नहीं है बेटा। हर क्वेश्चन पर 1 सेकंड यदि आप बचाते हो तो 30 क्वेश्चन में 30 सेकंड बच गए। आप समझते हो जेई मेन का क्वेश्चन कठिन होता है या नीट का क्वेश्चन कठिन होता है? क्वेश्चन नहीं कठिन होता है, टाइम बाउंड के कारण क्वेश्चन कठिन हो जाता है, इतने टाइम के भीतर मुझे इतना आंसर देना है। दूसरी बात एक और ध्यान देना एमसीक्यू क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन आपको लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है जो आपने क्वेश्चन लॉन्ग प्रोसेस वाला बना दिया तो आपको 87 मिलेंगे। आपको 87 तब मिलेंगे जब मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर आप अटेम्प्ट किए। तो इसलिए यदि कोई टेढ़ा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग प्रोसेस का क्वेश्चन आता है, तो उसे हम रिजेक्ट कर देंगे शुरू में,
पहले जो जो हल्के आते हैं हम बनाते चले जाएंगे, क्योंकि कठिन क्वेश्चन बना दोगे तब भी 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन पर 1 मार्क्स, या 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 क्वेश्चन पर 4 मार्क्स मिलेंगे, और हल्का बनाओगे तब भी 1 क्वेश्चन पर 4 मार्क ही मिलेगा। लेकिन एक कठिन बनाने के चक्कर में यदि हमने 2-4 हल्के क्वेश्चन छोड़ दिए तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। इसलिए इन सबको थोड़ा शॉर्टकट मेथड भी निकालने का प्रयास करो। अब आपके देख लो क्वेश्चन नंबर 14, यहां पर हम लिखे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनसीईआरटी चैप्टर 1 लेक्चर 2, आपके क्लास 12 के हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, अब उसी इलेक्ट्रॉन के जस्ट उसी को उल्टा कर दिया, इफ 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी, इतना इलेक्ट्रॉन मूव किया एक बॉडी से दूसरे बॉडी एवरी सेकंड पर सेकंड, देन टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, कहते हैं एक बार में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो हमें ये बताना है कितने टाइम में 1 कूलम चार्ज जमा हो जाएगा। अब यहां देखो बेटा, ये कैलकुलेशन देखने में इजी लगते हैं लेकिन कैलकुलेशन कठिन है। कैसे देख लो, आप सबसे पहले तो 1 कूलम चार्ज इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया, और आपको याद रखना पड़ेगा 1 ईयर इक्वल टू 31536,000, ये आपके हैं 31536,000 सेकंड्स, एक साल में इतने सेकंड होते हैं। अब इसी के आधार पर ये यदि आप वहां पर, कई बच्चे कहते सर हम 65 से डिवाइड कर देंगे, बेटा उतना टाइम नहीं है आपके पास, हम सेकंड को 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट बन जाएगा, मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आवर बन जाएगा, आवर को 24 से डिवाइड कर देंगे तो 1 डे बन जाएगा, और उसे 365 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ईयर बन जाएगा। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इस तरह के कैलकुलेशन को आप जरा ध्यान रखना। अब यदि हम बता दिए शॉर्टकट में कैसे, तो 1 कूलम चार्ज ये देखिए 1 ईयर। अब देखो 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव इन 1 सेकंड, 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में मूव करता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कितने में, सेकंड में, तो 1/10 पावर 9 सेकंड में मूव करेगा। इसी तरह से 1 कूलम चार्ज का मतलब होता है 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, तो इतने इलेक्ट्रॉन कितने देर में ट्रांसफर होगा, तो हमने इसको कट किए 6.25 10 पावर 18 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखो बेटा हमें क्या मिल गया 6.25 10 पावर 9 सेकंड। यहां तक रहता तो क्वेश्चन कठिन नहीं था, तब तो आप आराम से बना सकते हो, लेकिन इसे मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है, दैट इज टफ। अब इसलिए ईयर करने के लिए हम क्या करेंगे, 31,536, देखो यहाँ पर 31,536,000 से आप डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड में भी क्या करेंगे, देख लो कैसे हम कट किए हैं, ऊपर का 30, ऊपर में 90 हमने डाल ही दिए, 6.25 है तो इसमें से 7 बच जाएगा 0, तो 7 0 हमने डाल दिया, और इसमें 30 कैंसिल हो गए। अब इसको डिवाइड करते हो तो रियल में आ जाता है, कट करके पहले 5 से 4 से डिवाइड काट करते चलोगे बेटा तो ये कैंसिल आउट करने में बहुत टाइम लगता है। आप इसके 198.18 ईयर्स आप डायरेक्ट इसके, हैंस सी इज करेक्ट। तब आंसर आपको 198.18 ईयर दे या 198 ईयर्स लिख दे, तो आपको नियर अबाउट वैल्यू को सेलेक्ट करना है, हैंस सी इज करेक्ट, इसलिए आपका सी जो है करेक्ट हो गया। यहां पर देखो सी 198 ईयर्स दे रखे, तो ये आपके सही आंसर आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ, फिर इसी आधार पर देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर डॉलर, अब यहाँ डॉलर टू गिव इट अ चार्ज ऑफ 2.4 कूलम। अब इन सबको जरा देखो, अब ये इजी है क्योंकि कैलकुलेशन यदि हम पहले से तैयार रखते हैं, लर्न रखते हैं, तो ये इजी रहता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाएगा जिससे कि 2.4 कूलम चार्ज बन जाए, तो बस इसका भी वही फॉर्मूला। अब आपके देखो 1 कूलम चार्ज
is equivalent to charge of 6.25 10 power 18 electrons. The 2.4 कूलम से चार्ज इक्विवेलेंट टू 6.25 10 पावर 18 इंटू 2.4 इतने इलेक्ट्रॉन, ये आपके हो जाते हैं 15 इंटू 10 पावर 10। 1 डिजिट के बाद डिसमल डालते हैं, तो हमने क्या किया, राइट से लेफ्ट साइड ले गए डिसमल, यहाँ 10 का पावर 1 इंक्रीज कर गया, तो 1.5 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी में देखो नियर अबाउट वैल्यू, ये आपके बी है 1.5 इंटू 10 पावर 19 इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अ कॉइन इज मेड अप ऑफ अल्युमिनियम एंड वेज 0.75 ग्राम। एक सिक्का है जो अल्युमिनियम का बना हुआ है, उसका वजन 0.75 ग्राम होता है। इट हैज ए स्क्वायर शेप एंड इट्स डायगोनल मेजर्स 17 mm। ये सब लिख के इन्हें बच्चे को घुमाया जा रहा है, इसलिए इन सब पर ध्यान देना। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड कंटेन्स इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, अब जब ये न्यूट्रल है तो इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही न्यूट्रल चार्ज होगा। अब यहां से पूछ रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेज, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेज इज। अब आपको याद है पॉजिटिव चार्ज का बता देना है या नेगेटिव चार्ज का बता देना है, दोनों मिलकर तो न्यूट्रल हो रहे हैं। एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम, अब यहां पर फिर दे रखा है 26.98 U। अब यहां पर बच्चे 26.98 से डिवाइड करेंगे, दैट इज टीडियस वर्क, टफ वर्क। आप जानते हो 27 हम नियर अबाउट इसका एटॉमिक मास लेते हैं, वहां पर ऑब्जेक्टिव में एक्यूरेट निकालने की जरूरत है, नियर अबाउट वैल्यू आप निकालो और आंसर आपके साथ आ जाएंगे। अब देखो बेटा चॉइसेस दिए रखे हैं ये, अब यहां पर हम बनाएंगे कैसे देख लो। एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम 26.98 U, अप्रोक्सीमेटली हमने 27 U कर दिया। मास इन ग्राम 0.75 ग्राम है। नंबर ऑफ ग्राम एटम, जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, मैंने एटॉमिक मास को ग्राम में जब हम लिख देते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम एटम कहलाते हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम, मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, तो मास इन ग्राम कितना दे रखा है, 0.75, एटॉमिक मास दे रखा है 27। अब इसको हम डिवाइड कुछ नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे, MCQ है, वहां डिवाइड करके मुझे कोई दिखाना नहीं है, बड़ी बात। अ ग्राम एटम या 1 ग्राम एटम मास को हो या 1 ग्राम एटम कंटेन्स 6.022 एटम्स, उसमें इतना एटम्स होता है। तो हमारे पास ग्राम एटम कितना हो गया, 0.75 अपॉन 27। इतने ग्राम एटम में कितना होगा, 6.022 इंटू 10 पावर 23 को 0.75 अपॉन 27 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इतना एटम्स मौजूद है। अब एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम 13 है, इसलिए इट कंटेन्स 13 इलेक्ट्रॉन एंड 13 प्रोटॉन। ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जिसमें 13 आपका इलेक्ट्रॉन है और 13 आपका प्रोटॉन है एक एटम में। और एटम कितना है बेटा, तो ये है भाई 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब 13 से मल्टीप्लाई, देखो हमने यहां भी मल्टीप्लाई नहीं किए, एक्यूरेट करने की जरूरत ही नहीं है, जब लास्ट आवर में हम करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैज 1.6010 पावर -19, यहाँ मिस्टेक है बेटा, -19 है, -19 कूलम, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण उस पर मौजूद है। अब यहाँ पर जैसे हम कट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो देख लो, सिंपली 6 को 0.75 से 13 से मल्टीप्लाई किए, ये बन गया 93.94 इंटू 10 पावर 4। अब 27 है, 27 3 या 81 होता है, 3 से थोड़ा ऊपर का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, 3.479 इंटू 10 पावर 4। अब यहां पर देख लो बेटा, अब आपके रफली हम निकालते हैं, लास्ट में थर्ड डिजिट को हटा दो, 9 है तो इसको राउंड अप करके 1 ऐड कर दिए 7 में, तो 0.48 हो गया। तो 3.48 इंटू 10 पावर 4 कूलम ये बन गया। अब टोटल नेगेटिव चार्ज -3.48 इंटू 10 पावर 4 कूलम
और उतना ही प्रोटॉन है, इसलिए टोटल पॉजिटिव चार्ज 3.48 10⁴ कूलम। अब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह के जो सवाल हैं बेटा जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइड ज्यादा करने पड़ते हैं, उस सब शुरू में इग्नोर करो, जहां नहीं करने पड़ते पहले उस सब को करो। लास्ट आवर में जब मेरे पास टाइम बचेगा तो इन सब पर करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है जिसको बना दोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा और हल्के को बनाओगे तो कम, दोनों में बराबर मिलना है। तो पहले मैं हल्के हल्के क्वेश्चंस को बना लूंगा। हाँ, हम यहाँ पर सीरियल वाइज से दे रहे हैं इसलिए कि हमें तो समझाना है आप लोगों को। हेंस ए इज करेक्ट, इसका आंसर ए करेक्ट हो गया। अब ए में देखो क्या दे रखा है, ए में 3.48 हमारा, तो उन्होंने 7 ही लिखा है, हम राउंड अप करके 7 को 8 किए थे, यहाँ पर ये आंसर आ गए नियर। अब आप यदि डिवाइड करते, जैसे 94 पॉइंट समथिंग था उसको 27 से, तो हमने क्या कहा 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग में ये भी है और 3 पॉइंट समथिंग में ये भी है। तो चलो भाई नंबर तो दोनों में हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। ये दो, अब कहते हैं ना भाई करोड़पति में भी कहते हैं भाई आधा मिटा दो आधा बच गए, तो अब हमारे पास ए और बी में से कोई एक होगा। अब वहां पर 10⁴ है, तो ऑब्वियसली 10⁴ वाला हमारा आंसर हो गया। इसमें थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे, जरूरी नहीं है एक्यूरेट कैलकुलेट करके हम आंसर निकालें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, अरे ये केजी वगैरह डाल के बच्चों को कंफ्यूज किया जा रहा है, लंबा बनाया जा रहा है, कैलकुलेशन लंबा किया जा रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का पर्पस है आपका न्यूमेरिकल भी तैयार हो जाए, साथ साथ एमसीक्यू भी तैयार हो जाए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कंटेन्स 4 × 10⁻20 एटम्स। ठीक है भाई, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एवरी एटम, भाई इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो इतना इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो गया। द चार्ज गेन्ड बाय टोटल बाय सॉलिड इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना चार्ज हो जाएगा। अब ये तो भाई उसी तरह से हम जैसे बताए थे, आंसर इसका ये आंसर देखो, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, 1000 ग्राम कंटेंट्स दिस एटम्स, तो 1 ग्राम कंटेंट्स 1000 से डिवाइड किए तो 4 × 10⁻17 एटम्स हो गया। और हर एक एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर किए हैं, इसलिए इतना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 1 एटम, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव इक्वल टू हो गया 4 × 10⁻17। अब एन देख लो बेटा, एन हमारे पास ये हो गया, हम क्या जानते हैं Q = NE, एन हमारे पास ये है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो चार्ज ये है। अब इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 16 4 जा 64 होता है, तो 6.40 10⁻−2 कूलम, हेंस बी इज करेक्ट। अब आपका आंसर बी देखो, बी इज करेक्ट। इस तरह से बनाते हो तो न्यूमेरिकल भी आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, साथ साथ एमसीक्यू भी हो जाएगा। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दे, मोस्टली बच्चे फिजिक्स में न्यूमेरिकल में घबराते रहते हैं। और बेटा फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं बनाते इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब देख लो, केमिस्ट्री है, आपके बैक क्वेश्चन करके चले जाते हो या इन टेक्स्ट क्वेश्चन करके चले जाते हो तो बन जाते हैं करीब करीब डिटो। अब थोड़ा चेंज करने आया है, नहीं तो शुरू में 2006 में सिलेबस चेंज हुआ, उस समय तो डिटो बैक क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही डाल देते थे केमिस्ट्री में। परिणाम क्या था, बच्चों को केमिस्ट्री में हाई मार्क्स आने लगे। लेकिन फिजिक्स के बोर्ड का क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन से मिला के देखो, तो शुरू में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आते थे, अब 10-20% आने लगे हैं। हाँ, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको बना सकते हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम आप लोग एट प्रेजेंट डेरिवेशन नहीं भी लर्न कर पाते हो तो कम से कम हर एक का डेफिनेशन, फार्मूला, कंसेप्ट एक बार रीड करके क्लियर कर लिया करो, अपने आप अच्छे बन जाओगे फिजिक्स में। फिजिक्स सबसे हल्का है और सबसे कठिन। हल्का इसलिए है कि समझ में आ गया तो फटाफट आप बनाते चले जाओगे, आपका ब्रेन अपने आप शार्प हो जाएगा। हाँ, यदि आपने डेफिनेशन नहीं लर्न किए, फार्मूला नहीं लर्न किए, तो उस कंडीशन में आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, तब आपके मन में एक डर बन जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, कम से कम डेफिनेशन और फार्मूला सबका लर्न करते चलो। मेरे क्लास के जितने बच्चे हैं जिनको हम क्लास भी देते रहते हैं, उन सबको हम डेरिवेशन सहित ही करा देते हैं। और आप सभी बच्चों से है
आप मेरा YouTube चैनल देखो बीडी गुरुकुल, और वहां पर जो मेरा लेक्चर है उस लेक्चर को किसी और से कंपेयर करो। मेरा लेक्चर आपको नोट्स की तरह भी काम करेगा, साथ साथ लेक्चर की तरह भी काम करेगा। जैसे कि कहते हैं, एक होता है लेक्चर दे दिए, बोल के चले गए, सर हो गया, लिखे तो कुछ नहीं, पेपर में लिखे कैसे, हमने वो भी टेक्निक दिए हैं, कैसे फुल मार्क्स लेते हैं वो भी लिखे हैं। इसलिए आप चैनल देखो और वहां से कंसेप्ट क्लियर करो, और तब आपके इन क्वेश्चन सबको लगेगा ये क्वेश्चन सब तो कुछ है ही नहीं भाई। देखो अब क्वेश्चन नंबर 18, Coulomb's law relate to two charges and distance between them, describing the electric force as being। अब इसमें चॉइस दे रखा है, देखो बेटा लैंग्वेज में ये चॉइस लिखा था, हम लिख नहीं पाए चॉइस। यहाँ पर F proportional to Q1 plus Q2, that is wrong. F proportional to 1 by R, that is wrong. F proportional to Q1 Q2 by R, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि Q1 Q2 तो सही है, R का पावर। यहाँ पर हमारा कूलम्स लॉ में पढ़ते हैं F proportional to Q1 Q2 by R square, hence D is correct। क्योंकि आप जानते हो अकॉर्डिंग टू लॉ, कूलम्स लॉ, the force of attraction or repulsion between two bodies is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। आप इन्हें लर्न कर लो, मैंने अभी भी कहा है आपको कम से कम स्टेटमेंट और डेफिनेशन लर्न करो। इससे क्या होगा, जैसे आप रास्ते में चलते हो तो आपको एक जगह जाकर जंक्शन मिल गया, कई सारे रास्ते अलग हो रहे हैं। अब उनमें से जब आपको मालूम रहेगा ये रास्ता कहाँ जा रहा है, रास्ता दूसरा कहाँ जा रहा है, तीसरा कहाँ जा रहा है, तब ना आप उस पर चलोगे और जहां जाना है वहां पहुंचोगे। अब रास्ता कहाँ जाता है यही नहीं मालूम है, तब तीनों में से एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास न्यूमेरिकल का जब फॉर्मूला लर्न है और तब न्यूमेरिकल आते हैं, तो फिर हम सोचते हैं इस न्यूमेरिकल में कौन कौन फॉर्मूला लगेगा, तो मेरे ब्रेन में वो सारे फॉर्मूले आने लगते हैं। हाँ, जैसे कि रास्ते अलग अलग आने लग गए तो फॉर्मूले आने गए, और जब फॉर्मूले अलग अलग आने लग जाएंगे फिर उसी में एक किसी फॉर्मूला को आप सेट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए कोई इंटेलिजेंट ऊपर से नहीं आता है, आज आप लर्न करते हो तो आज इंटेलिजेंट बन जाते हो, नहीं लर्न करते हो तो इंटेलिजेंट नहीं बन पाते हो। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देख लो, पहला चॉइस इलेक्ट्रिक फोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस। दूसरा, लाइक चार्जेज अट्रैक्ट अनलाइक चार्जेज रिपेल, दैट इज रॉन्ग। तीसरा, इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी गलत, क्योंकि आप जानते हो 10 ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में ये 10 पावर 36 टाइम बड़ा होता है, जो आप 11th में नेचर ऑफ फोर्सेस में पढ़े थे। डी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस ए थर्ड टाइप चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस थर्ड, ये भी आपके गलत आ गए। ऐसे करके कोई तीसरे टाइप के चार्ज नहीं बनते, जैसे जो दोनों मिलकर न्यूट्रल बन सकते हैं, या पॉजिटिव बना है तो पॉजिटिव बन सकता है, या नेगेटिव बना है तो नेगेटिव बन सकता है। आपका पहला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। आगे चल के हम पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। जैसे आप देखते हो लाइट आ रहे हैं, आपके मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं, ये सारे के सारे वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और स्पेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक चार्ज इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बट एक्सीलरेटेड चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के लिए होता है। ये सारे थॉट को देखो, कुछ सुनो, ये सारे के सारे देखो बेटा, मैं क्लास में बोर्ड पर लाइव क्लास दे देता, या वहां क्लास अभी नहीं दे पाता हूं, कुछ गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन है जब हम अलाउ नहीं है, इसलिए जब बच्चों के डिमांड होते हैं आप लोग कहते हो, प्रेशर डालते हो, सर क्वेश्चन डालिए, मैं क्वेश्चन बना के सॉल्व करके आपको डाला। अब आप देख लो क्वेश्चन नंबर 19 एज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हो गया आपके। क्वेश्चन नंबर 20, द कांस्टेंट के इन कूलम्स लॉ डिपेंड्स ऑन
अब के का वैल्यू देखो, अब ये सब छोटा क्वेश्चन है, इस पर टिक लगाने भर की देरी है, ये सब टाइम सेविंग है। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन को हम क्यों नहीं कर ले, नंबर तो बराबर मिल रहा है, चाहे छोटा क्वेश्चन दो चाहे बड़ा क्वेश्चन दो। तो पहले इस सब के क्वेश्चन को देखो। नेचर ऑफ मीडियम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटेंसिटी ऑफ चार्ज, बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पर नेचर ऑफ मीडियम पर आप जानते हो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। किसी का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज्यादा है, किसी का कम है। अब यहाँ पर इसी आधार पर के की वैल्यू डिपेंड करते हैं। तो देख लो सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन हमने दिए हैं, इसका डी आंसर है, लेकिन कैसे तो देख लो। इन सीजीएस यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, आपने मेजरमेंट करने के जो मेथड पढ़े हो, आप फुट पाउंड सेकंड मेथड पढ़े हो, सीजीएस मेथड पढ़े, एमकेएस पढ़े और आज एसआई पढ़ रहे हो। तो सीजीएस जनरली जो है, सीजीएस से एमकेएस बना रैशनलाइज करके, और उसी एमकेएस में कुछ और बेसिक यूनिट ऐड करके हमने एसआई बनाए। तो सीजीएस में यूनिट में के की वैल्यू 1 होता है, कैलकुलेशन में सबसे हल्का होता है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, के की वैल्यू 1 डालो और रिजल्ट। हाँ, लेकिन चार्ज वहां पर क्या हो जाएगा, कूलम नहीं चलेगा, वहां पर ESU ऑफ चार्ज लिखेंगे या स्टैटिक चार्ज लिखेंगे या स्टैट कूलम लिखते हैं, चार्ज भी अलग हो जाता है। अब यहाँ देखो के की वैल्यू 1 इन एसआई यूनिट, द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹। अब देखो अपने आप पता चल गया आपको, सीजीएस में यूनिट 1 है और एसआई में 9 × 10⁻⁹, इसलिए के की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा बेटा, यूनिट पर, कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट हम यूज करते हैं। Here we observe that the value of k changes when we change system of unit। यदि सिस्टम ऑफ यूनिट हम बदलते हैं तो चेंज कर जाता है। फिर दूसरा देखो, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नीचे में है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है, इसकी वैल्यू बढ़ते ही k की वैल्यू घट जाएगा। When it changes, value of k changes। इन, अब कहोगे सर कैसे, थे देख लो, इन मीडियम के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम के लिए एप्सिलॉन लिखते हैं, एप्सिलॉन नोट लिखते हैं वैक्यूम के लिए, यहाँ पर हो गया 1/4 पाई, और एप्सिलॉन का वैल्यू होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। अब ये वैल्यू होता है तो एप्सिलॉन आर इसमें एक्स्ट्रा आ गया। अब वो इसकी वैल्यू पुट करते ही इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, सो changes in to E, that is epsilon r this, so value of k also changes। इसलिए मीडियम बदलने से, नेचर ऑफ मीडियम बदलने से k का वैल्यू बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, which of the following statement is not a similarity between electrostatic and gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का पहले फॉर्मूला आपके जैसे हमने कहा याद आना चाहिए, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या लिखता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जैसे ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में आ जाएगा, आप इसका आंसर आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। बोथ फोर्सेस ऑफ ए इनवर्स स्क्वायर लाए, ठीक है, दोनों के नीचे में आर स्क्वायर है। बोथ फोर्सेस ऑपरेट ओवर लॉन्ग लार्ज डिस्टेंस, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी लार्ज डिस्टेंस तक काम करते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप ऑलरेडी जानते हो, प्लैनेट सन सबके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है। बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। अब यहाँ पर कंजर्वेटिव भी है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में जो वर्क करना पड़ता है ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि शॉर्टेस्ट पाथ पर डिपेंड करता है, तो इसलिए इसको कंजर्वेटिव भी कहते हैं। डी, बोथ फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, दैट इज रॉन्ग। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट ऑलवेज अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, you know that like charges repel each other, unlike charge attract each other। भाई यदि दो लाइक चार्ज होगा तो रिपेल होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, इसलिए इनका अट्रैक्टिव नेचर नहीं हुआ। इसी को हमने एक्सप्लेन करके नीचे लिख दिया है। अब देखो
Gravitational force are always attractive, but electrostatic force is attractive as well as repulsive, as like charges repel each other and unlike charges attract each other. इसी तरह से देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22. The force between two small charge sphere having charge 1 into 10 power minus 7 coulomb and 2 into 10 power minus placed between 20 centimeter apart. अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, 1/4πε0 डालता है, Q1 Q2 की वैल्यू डाल दिया, R के जगह पर 20 ही लिख दिया, दैट इज रॉन्ग. जब आप ऊपर सारा SI में लिखते हो तो R का जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा. अब आप देखो इसमें से, अब इसके हम सॉल्यूशन बना देते हैं. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R². यहाँ देखो बेटा, यहाँ मुझे समझाना है तो इसलिए हम एक्सप्लेन करके ज्यादा बड़ा करके बता रहे हैं, लेकिन वहां पर इतना टाइम नहीं रहेगा, तो वहां पर इस तरह से सावधानी रख के डायरेक्ट पुट करना वैल्यू. 1/4πε0 के 9 into 10 power 9, 1 into 10 power minus 7 और 2 1 into 10 power minus 7 अपॉन 20 into R² था, तो 20 को हम 10 power minus 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर बन गया. तो 20 into 10 power minus 2, 20 into 10 power minus 2 अलग अलग लिख दिए. इससे क्या होता है, कैंसिल आउट करने में हमें सुविधा होती है. और कैंसिल आउट करके देखो हमने क्या लिखा, 4.5 10 पावर 9 ये करके 4.5 10 पावर minus 3 न्यूटन. हेंस बी इज करेक्ट, इसलिए इसका आंसर बी हो गया. अब देखो बेटा, अब आपके क्वेश्चन और आ गए थोड़ा. 23, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम. देखो अब क्वेश्चन देखो, आज के डेट में जो क्वेश्चन होते हैं आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 3 इंफॉर्मेशन मिल जाए. कैसे, तो क्वेश्चन फिजिक्स का भी हो जाए, केमिस्ट्री का भी हो जाए और मैथ का भी कैलकुलेशन आता है कि नहीं आता ये पता चल जाए. भाई क्वेश्चन लिमिट है, चैप्टर बहुत सारे हैं, तो अब 2-2 3-3 चैप्टर को मिला के यदि हम एक क्वेश्चन देंगे तो इस हिसाब से क्वेश्चन कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, जिससे कि वो क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड भी हो, केमिस्ट्री से भी रिलेटेड हो और कैलकुलेशन के कारण मैथ से भी रिलेटेड हो. अब जिन चैप्टरों से रिलेटेड है उस चैप्टर के बदले में एक क्वेश्चन हो गया. अब समझ लो, इसी आधार पर हम कॉन्फ़िगर करते हैं. न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को आप केमिस्ट्री की बात बताए तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स that are separated by a distance 3.0 into 10 power minus 15 meter. The magnitude of electric force that each proton exert on each other. तो 2 प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करते हैं इसी आधार पर. Q1 इक्वल टू एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस E, Q2 दूसरे प्रोटॉन का चार्ज देश, इनका 1.60 10 पावर minus 19 कूलम ये लिख दिया हमने. अब यहाँ पर R है हमारे पास 3 into 10 पावर minus 15 मीटर. अब याद रखना, न्यूक्लियस के भीतर में जो भी पार्टिकल्स है उनका जो डिस्टेंस मेजर करता है वो फर्मी में मेजर करते हैं, दैट इज 10 पावर minus 15 ऑर्डर में रहता है. यदि बाय द वे कभी थोड़ा -15 होगा, -14 होगा और बनाते समय कहीं मिस्टेक आ गया +15 लिख दिया, दैट इज रॉन्ग. आपको मालूम है फर्मी में रहते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस. अब इनकी वैल्यू अब आप जब यहाँ पुट करते हो तो 1/4π देख लो, सबकी वैल्यू पुट किए और सिंपली यहाँ स्क्वायर करना नहीं भूलना. 3 का स्क्वायर 9 हो गया. देख लो अब स्क्वायर करते 9 कैंसिल हो गया. अब यहाँ पर तो 10 केवल बच गया, तो 2.56 और 10 का पावर देख लो 9, इसको ऊपर ले आए तो +30 -38 39 हो गया, -38 डायरेक्ट 10 पावर 1 बच गया, दैट इज 25.6 न्यूटन. हेंस बी इज करेक्ट, इसलिए इसका आंसर बी करेक्ट आ गया. इसी तरह से देख लो बेटा, 2 insulated charge metallic sphere P and Q have their center separated by distance of 60 सेंटीमीटर. 2 चार्ज स्फीयर हैं, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये है. अब स्फीयर होता है तो अब एक पॉइंट और देख लो,
स्फीयर पर चार्ज रहे तब भी हम उसके सेंटर पर ही चार्ज कंसीडर करते हैं। इट बिहेव्स लाइक इट्स टोटल चार्ज कंसंट्रेटेड एट सेंटर। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए स्फीयर का रेडियस वगैरह दे देगा तो कंफ्यूज करने के लिए। आपको दो स्फीयर है तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ही मेजर करना है फोर्स निकालने के लिए। तो देख लो, टू इंसुलेटेड चार्ज मेटालिक स्फीयर P and Q have their center separated by distance of 60. रेडिया ऑफ P and Q आर नेग्लिजिबल। इन्होंने तो नेग्लिजिबल लिख दिया है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कुछ दे देगा, आप उसको रिजेक्ट कर देना। कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, द म्यूचुअल फोर्स of electrostatic repulsion if charge on each is 3.2 into 10 power minus 7 कूलम। Q1 भी इतना है, Q2 भी इतना है, 60 है। ये इजी क्वेश्चन है आपके। एक्सप्लेनेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहीं पर 1/4 पाई की वैल्यू याद रखा करो। 9 into 10 power 9, 3.2 into 10 power minus 7 मल्टीप्लाई किया। नीचे 60 सेंटीमीटर था तो उसको 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर बन जाएगा, इसलिए मीटर में कन्वर्ट किया हमने, स्क्वायर कर दिए। अब आपके कट के देख लो, टोटल 256 बच गए। यहाँ पर 2.56 into 10 power 9 plus 4 minus this, आपका दिस। हैंस बी इज करेक्ट, इसलिए इसका भी आंसर आपका बी हो गया। देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों को कहने पर हम ये सारे क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, आंसर भी बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ देता हूँ। अब मुझे आप लोगों से भी तो कुछ चाहिए। आप लोगों से ये चाहिए कि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो, आप अच्छे नंबर लाओ और उससे मुझे शांति मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। इसलिए सभी बच्चे इस पर जी जान से मेहनत करो। जब तक पेपर होगा रेगुलरली हम क्वेश्चन डालते रहेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाल पाएंगे, देखो बेटा क्वेश्चन भी लिखना पड़ता है, फिर आंसर भी लिखना पड़ता है, फिर वीडियो बनाओ, और वीडियो के लिए अभी ब्लैक बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो कंप्यूटर पर अपलोड करो। ये सारा प्रोसेस थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए प्रयास करता हूँ ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 क्वेश्चन हम पर डे डाल ही देंगे। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 25, 2 पॉइंट चार्जेज +3 माइक्रोकूलम, यहाँ पर म्यू का सिंबल है, दैट इज माइक्रोकूलम, एंड +4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। दोनों एक दूसरे को 10 न्यूटन से करते हैं। इफ इज चार्ज गिवन एन एडिशनल चार्ज, इतना चार्ज हर एक में हमने ऐड कर दिया तो न्यू फोर्स हमें पता करना है। फर्स्ट फोर्स से आपको क्या पता चलता है, अब आपके चार्ज है। बच्चे कहते सर ये तो दिया है फोर्स, अरे भाई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, मुझे इसमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। 2 स्टेप क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेनेशन, Q1 = 3 माइक्रोकूलम, Q2 = 4 माइक्रोकूलम, हमने इसे कूलम में कन्वर्ट कर दिया। फोर्स 10 न्यूटन है। अब यहां पर देखो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, सबकी वैल्यू पुट कर दिए। अब इसमें जो वैल्यू की है पुट तो देख लो, 9 × 10 पावर 9, 3 इसको मल्टीप्लाई करके हमने देखो 9 को हमने अलग ही रखा, 12 × 10 पावर -16। अब यहाँ पर देखो कई बच्चे कहते हैं आर कैलकुलेट करो, मुझे आर कैलकुलेट नहीं करना है। आर स्क्वायर को यहाँ ले आए, 10 को यहाँ ले गए, कट के हमारे आर की वैल्यू ये है, हमें ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड की जरूरत नहीं है करना। अब इसको कई बच्चे स्क्वायर रूट निकाले, क्यों, हमें आगे जरूरत पड़ जाएगा इसी की। अब देख लो न्यू फोर्स, जब हम उनमें हर एक में -6 माइक्रोकूलम चार्ज जोड़ देंगे तो 3 वाले में ऐड करेंगे तो -3 माइक्रोकूलम हो गया, 4 वाले में ऐड करेंगे तो -2 माइक्रोकूलम बन गया। साइन के साथ ही दे दिए, रिजल्ट आ गया रिपल्सिव पॉजिटिव आ गया, मींस फोर्स हमारा रिपल्सिव है। और देखो आर स्क्वायर का जो वैल्यू आपने यहाँ निकाला था, डायरेक्ट वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिए, इससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो गया। और देखो F = दिस 10 पावर 9 × 10 पावर -6 × 10 पावर -6 2 × 10 पावर -4, कट के आपके 0.5 10 पावर 1, 1 0 है तो 1 0 डालेंगे, डिसमल हो गया 5 न्यूटन, हेंस C इज करेक्ट। अब ये आज 25 क्वेश्चन तक करा दिए हैं, ऐसे में रेगुलर 10 क्वेश्चन डालते रहेंगे।
और अब आप सभी से है, आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ऐसा करने से हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत को कोई देख रहा है, मेरी मेहनत के ऊपर मेहनत सफल हो रहा है, मेरा मेहनत किसी को बेनिफिट पहुंचा रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सभी इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।